अगर आपके पास कोई हाउस है और उस हाउस को आपने रेंट पर चढ़ाया हुआ है और उसको रेंट पर देने से आपको इनकम अराइज हो रही है, तो क्या वो जो इनकम आपको मिल रही है वो ही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी? तो आंसर है नो। इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में कैलकुलेशन एक प्रॉपर मेथड से होता है, जिसमें हम सबसे पहले जीएवी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम अपनी नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शंस देखते हैं और लास्ट हम देखते हैं प्री पीरियड इंटरेस्ट को, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर बेसिक से लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तक समझाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आज हम इसको पूरा कर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। अगर आपके पास कोई भी बिल्डिंग या कोई भी अपार्टमेंट होता है, लैंड अपार्टमेंट है, और उससे जो आपको इनकम जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है, वहां से जो आपको इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम आपकी इन द फॉर्म ऑफ रेंट होनी चाहिए, तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपका ओनर होना जरूरी है। अगर आप वहां पे टीनेंट हैं, टीनेंट कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जो आपके किराएदार होते हैं। अगर किराएदार को कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। और एक स्पेशल केस और होता है इसके साथ साथ, वो होता है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या हो गया? वो भी इसी हेड में आता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब हो गया कि जब ओनर ने उस घर को अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस केस में जो हमारी जीएवी होती है वो हमारी नील हो जाती है, बट स्टिल टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है फेयर रेंट, सेकंड है म्युनिसिपल वैल्यू, थर्ड है स्टैंडर्ड रेंट, एंड लास्ट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे फेयर रेंट की। फेयर रेंट क्या होता है? ये एक मार्केट रेंट होता है। क्या होता है? ये एक मार्केट रेंट होता है जो हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। सिमिलर जो वहां पर प्रॉपर्टीज हैं उनके बिहाफ पे हम अपना मार्केट रेंट डिसाइड करवाते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, मार्केट में उस प्रॉपर्टी का रीजनेबल रेंट क्या होगा, ये हमारा फेयर रेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू की। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? ये हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर पालिका होती है वो इसको डिसाइड करती है। किस चीज में यूज होता है ये हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा जो जनरली बेस्ड होता है वो हमारी लोकेशन, कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हमारी प्रॉपर्टी का साइज क्या है और हमारी प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, इनके ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो ये हमारी म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे स्टैंडर्ड रेंट की। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड होता है, ठीक है। ये फिक्स होता है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। ये एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इट्स अ मैक्सिमम लिमिट हमारे रेंट की। जो लैंडलॉर्ड होता है, जो ओनर होता है, वो किसी भी प्रॉपर्टी की स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा इसको चार्ज नहीं कर सकता। यानी कि एक हमारी क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट होती है रेंट की। इन सिंपल लैंग्वेज, लीगल मैक्सिमम रेंट या फिर ये कहते हैं अपर लिमिट, वो हमारी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड रेंट कहलाती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की। ये होता है जो रेंट एक्चुअली आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, जो आपको रेंट देने पर, यानी कि आपने रेंट पर अपना प्रॉपर्टी जैसे ही अपनी दी है, इन रियल जो आपको मनी रिसीव हो रही है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो गया।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जिनको हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है आपका फेयर रेंट। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यू होती है, यहाँ पर हमने ले ली हमारी म्यूनिसिपल फेयर रेंट और सेकंड हमने ले लिया यहाँ पे हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू। अब हमारा कंपेयर किया जाएगा विच एवर इज हायर, जो इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट यहां पर नोट किया जाएगा। अब इन दोनों के बीच में से हम कंपेयर करेंगे विच एवर इज लो, ये कम है तो ये लिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट कम है तो ये लिया जाएगा। ठीक है, विच एवर इज लो, जो भी कम होगा उस वैल्यू को बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के बीच में कंपेयर किया जाएगा विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा दैट्स कॉल्ड जीएबी। तो जो हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की थी कि जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, टू कैलकुलेट जीएबी। तो यही हमारा निकल के आया है जीएबी। तो जीएबी निकालने के लिए यानी कि ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखना होता है। जो ज्यादा होता है वो आप रख लेते हैं और जो आपका आंसर निकल कर आया होता है उसमें से और स्टैंडर्ड रेंट के बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि कौन सा हमारा कम है वो क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के बीच में कंपैरिजन होता है विच एवर इज हायर। जो आंसर आता है वो आपका क्या कहलाता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको मिड पॉइंट में ही हमें यहाँ पर बता दीजिए, मैं यहीं पर ही आपका यहाँ पर कंफ्यूजन जो भी होगा वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या निकल के आ गया आपका, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल के आ गया। ग्रोस एनुअल वैल्यू से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम माइनस करते हैं जो हमारी पेमेंट हमने की हो इन रिटर्न हो ऑफ आर प्रॉपर्टी। अगर हमने प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कोई भी पेमेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात समझना कि वो जो पेमेंट की गई है वो ओनर के द्वारा की गई हो। अगर यहाँ पर टेनेंट ने कोई पेमेंट की हो तो हम वो यहाँ पर डिडक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनर के द्वारा की गई पेमेंट ही यहाँ पे डिडक्टेबल होती है। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, जो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू है, जो हमारा यहाँ पर ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल कर आई है उसमें से हम माइनस करेंगे आपका जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया है ओनर ने। ठीक है, ओनर के द्वारा जो भी आपका म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया है वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और साथ साथ आपको एक और डिडक्शन मिल जाती है दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट भी सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में लिया जाता है, अगर वो आपकी कंडीशन ऑफ रूल 4 को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर वो ये रूल 4 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पे डिडक्शन नहीं ली जाती है। ठीक है, तो जो ये आपका अनरियलाइज्ड वैल्यू निकल कर आई है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। जब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू में से इन दोनों आइटम्स को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब एनुअल वैल्यू निकलने के बाद ये एनुअल वैल्यू ही हमारी क्या होती है, नेट एनुअल वैल्यू होती है। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना। सेकंड स्टेप क्या था, नेट एनुअल वैल्यू निकालना। तो ये दोनों हमने समझ ली है। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें देखनी है कि हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो उसके बाद सबसे पहला हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी में होता है कि जो आपकी एनुअल वैल्यू निकल के आती है उसका 30% आपको यहाँ पे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। जो भी आपकी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी उसका हम यहाँ पर 30% निकाल देंगे, ये आपको डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, अगर आपने कोई भी लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, ये क्या होता है, ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर हमने हमारी हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी यहाँ पर लोन लिया है तो उसके रिटर्न में जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है उसकी आपको यहाँ पर डिडक्शन दी जाती है। अगर आप इस लोन के बिहाफ पे अगर आप कोई भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका होता है 1/5 ऑफ प्री पीरियड इंटरेस्ट। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्री पीरियड इंटरेस्ट निकालते हैं। जो हमारा लोन पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स का,
हम उस प्री पीरियड को 5 इयर्स में डिवाइड कर देते हैं और 1/5 करके उसकी ईच ईयर में हम यहाँ पर डिडक्शन रिसीव करते हैं। ठीक है, ये हम अपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही इलेबोरेट करके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, फिर इन तीनों डिडक्शंस को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और एनुअल वैल्यू में से जब ये सारी डिडक्शंस माइनस कर दी जाती है तो एट लास्ट भी हम क्या रिसीव करते हैं, हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका प्रॉपर एक ब्यौरा है जो इसका फॉर्मेट रहता है। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या फिर इससे रिलेटेड मुझे एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप वो हमें बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ जी मुझे फर्दर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कोई प्रॉपर वीडियो चाहिए या कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, और मैं किसी भी तरीके से कोशिश करूंगी कि आपकी मैं किसी भी तरह से उस क्वेश्चन में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में हेल्प कर सकूं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरीके की पीडीएफ या कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। our व्हाट्सएप नंबर इज 9528800313। you can get all the study material, all the pdfs, all the required stuff, whatever you want on this whatsapp number। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जो हमने फॉर्मेट देखा है ऊपर, उसकी हेल्प से हम ये देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें एनुअल वैल्यू निकाल के देनी है, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू भी कह सकते हैं या फिर एनुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, municipal tax paid by the owner, and unrealized rent of 40,000 conditions of rule 4 are satisfied। ठीक है जी, यहाँ पे हमें सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं विच एवर इज हायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने अपने यहाँ पे फेयर रेंट लिख लिया है। फेयर रेंट है आपका 1,80,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू है आपकी 1,50,000। इन दोनों के बीच में जब हम कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, तो वैल्यू क्या ज्यादा है, 1,80,000 और 1,50,000। 1,80,000 तो वैल्यू हो गई आपकी 1,80,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि सॉरी स्टैंडर्ड रेंट के बीच में कंपेयर करना। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, ये आपकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, इससे ज्यादा जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो अपना रेंट चार्ज नहीं कर सकता। वो कितना है, 1,60,000। तो यहाँ पर क्या किया, हमने स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर कर दिया, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया था विच एवर इज लो। एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकल के आ गया, 1,60,000। इन दोनों में कंपेयर किया तो कम क्या है आपका, 1,60,000 है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका निकल के आ गया 1,60,000। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट आपको कितना बताया है, यहाँ पर कितना रिसीव हो रहा है हमें, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 20,000 पर मंथ। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू ली जाएंगी दे ऑल आर एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर मंथ दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लेंगे, दैट इज 2,40,000 आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली आपकी एक्चुअल रेंट की 2,40,000। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में कंपेयर करते हैं विच एवर इज हायर। जो ज्यादा होता है हम वो वैल्यू ले लेते हैं। ज्यादा क्या है, 2,40,000। हमने यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू निकल के आ गई, ग्रोस एनुअल वैल्यू की 2,40,000। अब हम इनमें से लेंगे हमारी जो डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शन कौन कौन सी थी, पहली थी हमारी म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। कितने की आपको डिडक्शन यहाँ पर मिली हुई है, अब यहाँ पे आपको बताया म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर कितना है, 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू आपके पास कितनी है, 1,50,000। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100। 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 15 टू जा 30। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी म्यूनिसिपल टैक्स की, 30,000। अब हम यहाँ क्या क्या करेंगे, ये जो हमारा म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर है 30,000, हमने वो यहाँ पर डिडक्शन में लिख लिया। नेक्स्ट डिडक्शन आपके पास क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट की।
जो कि हमारी कंडीशन 4 को सेटिस्फाइड कर रही है, दैट इज 40,000। हमने यहाँ पर 40,000 ले लिया। टोटल डिडक्शन आपको कितने की मिल रही है? 70,000 की। 2,40,000 में से अगर हम 70,000 माइनस करेंगे तो एनुअल वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1,70,000। आई होप ये आपको कैसे निकला, कैसे यहाँ तक हम पहुंचे, ये चीज आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज 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 आप हमें कमेंट कीजिए। अपने डाउट्स को अपने पास तक मत रखिए, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे डाउट्स को भी अपने पास रखते हैं तो वो और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर आप हमें छोटे से कमेंट से, मतलब छोटे से डाउट से ही कमेंट कर देते हैं, तो मैं आपका डाउट वहीं के वहीं क्लियर कर दूंगी। तो फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगे उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे, तो आगे की क्लासेस आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, इसी पैटर्न को एक और क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। एक और हमें क्वेश्चन ऐसा ही दिया है जिसपे हम क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 2 लाख। फेयर रेंट दे रखा है 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 2,50,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है आपको 30,000 पर मंथ। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पर मंथ दे रखा है तो हम इसको एनुअली में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 15,000 एंड बाय टेनेंट ₹15,000। अब हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनर के द्वारा दी गई पेमेंट ही हम यहाँ पे डिडक्टेबल करते हैं। टेनेंट ने जो पेमेंट की है हम उसे यहाँ पर डिडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है अनरियलाइज रेंट ऑफ ₹30,000, जो कि आपकी कंडीशन ऑफ रोल 4 को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये बात आपको थोड़ा समझने वाली है। यहाँ पर क्या बोला है कि जो आपका घर है वो 2 महीने के लिए खाली रहा है, यानी कि इसका फर्क पड़ेगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पर। तो आपको रेंट कितने महीने का रिसीव हुआ है? 10 महीने का। तो हम यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड करेंगे वो मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 12 नहीं होगा। ठीक है, ये जो हमारा हाउस रिमेन वेकेंट रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पर पड़ेगा। फर्दर कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के बीच में कंपेयर करते हैं। फेयर रेंट है आपका 1,80,000 और म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 2 लाख। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब हमने कंपेयर किया तो वैल्यू आ गई आपकी विच एवर इज हायर के अकॉर्डिंग 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, इस 2 लाख का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट है आपका 2,50,000। तो विच एवर इज लो क्या निकल के आ जाएगा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट। तो इन दोनों में से कम क्या है? 2 लाख। तो हमने एक्सपेक्टेड रेंट हमारा क्या निकल के आ गया? 2 लाख। उसके बाद हम निकालेंगे हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट को जब हम देखें 30,000, क्योंकि ये हमारा 2 महीने खाली रहा है इसलिए हम मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। अगर ये वाली लाइन यहाँ पर ना होती तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 12 किया जाता। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 करने की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हो गया? 3 लाख। अब इनके बीच में कंपेयर किया जाएगा, विच एवर इज हायर, वो क्या निकल के आ जाएगी? आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो विच एवर इज हायर इज 3 लाख। ठीक है, अब इस 3 लैक्स में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ही लिया जाता है, दैट इज 15,000। जो हमारा टेनेंट पे करता है हम उसको यहाँ पर डिडक्ट नहीं करते हैं। सेकेंड आपको डिडक्शन मिल जाएगी अनरियलाइज रेंट ऑफ 30,000 विच इज कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। वो हमने ले लिया, तो यहाँ पे हमारा जो 30,000 था वो हमने यहाँ पे डिडक्शन ले लिया और इन दोनों का टोटल जब हमने किया तो हमारी वैल्यू आ गई 45,000। यानी कि हमें टोटल जो डिडक्शन मिल रही है वो कितनी की मिल रही है? 45,000 की मिल रही है। 3 लाख में से 45,000 अगर हमने माइनस कर दिए तो वैल्यू आ गई हमारी 2,50,000 और यही हमारी क्या हो गई? एनुअल वैल्यू हो गई है। आई होप स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जो हमने एनुअल वैल्यू निकालना सीखा है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एनुअल वैल्यू के बाद जो हमारा फर्दर डिडक्शंस रहती हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन की या फिर इंटरेस्ट की या फिर प्री पीरियड इंटरेस्ट की, इन सब की डिडक्शंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है कि हाँ हमें कोई भी अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ भी चाहिए, यानी कि हमें अपनी क्लास को और इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप हमें अपने फीडबैक्स
या फिर आपको कोई भी सजेशन चाहिए हो, सजेशन देना हो, वट एवर इट इज, यू कैन कॉमेंट ऑन आर वीडियोज। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कोई और फर्दर वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस में कोई भी लैकिंग हो रही है, कोई भी कमी हो रही है, या आपको चाहते हैं कि कुछ और भी हम इसमें ऐड करें, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।